ये कहानी एक ऑफिस वर्कर मिंकी की, जो कि 9 से लेकर 10 आवर्स तक ऑफिस में ओवर टाइम जॉब करती है। उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बकवास है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसकी लाइफ तब टर्न ओवर करती है जब उसकी लाइफ में याशिन नाम का एक हीरो आता है। उनकी पहली मुलाकात काफी ज्यादा अलग होती है। उन दोनों की स्टोरी काफी ज्यादा अमेजिंग है। होपफुली आपको ये एनिमे जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड करना। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की जो कि काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर इंसान, रोबोट सब के सब साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, अब तो वहाँ पर एलियंस भी आ चुके हैं और इन्हीं एलियंस और मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने हीरोज को बनाया है। उन हीरोज के पास अलग अलग एबिलिटीज है। अब उन हीरोज के ऊपर उन्हें इतना ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट से मिली गई इस बिल्डिंग को खाली करने वाली वार्निंग को भी वो लोग इग्नोर करते थे। मैंकी अपना रिपोर्ट तैयार कर रही होती है, बिना इस चीज से परवाह करे कि उसी के विंडो के बगल में ही मॉन्स्टर्स हीरोज के साथ फाइट कर रहे हैं। और इसी चीज पर तो वो मैंकी का खड़ूस बॉस फायदा उठाता है, उससे और नई रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहते हुए। वहाँ पर मैंकी के कोवर्कर्स आकर उससे बात करने लगती है कि क्या तुमने भी सुना, हमारी कंपनी में बहुत सारे रोबोटिक एम्प्लॉयज को हायर किया गया है। लेकिन वहाँ पर उनका बॉस आकर उन्हें काम पर करने के लिए कहता है। यहाँ बार हम हीरो की पार्टी के कैप्टन को देखते हैं, जिसका नाम रेमंड होता है और वो उस जगह में उस विलन को सबक सिखाने वाला था। लेकिन वो विलन काफी ज्यादा शातिर होता है और वो रेमंड के अटैक से मिंकी की खिड़की से डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। लेकिन वो अपने साथ एक बॉम्ब भी लाया था। यहाँ पर मिंकी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो तो उस जगह में ट्रॉमेटाइज हो जाती है। लेकिन उसी वक्त उस जगह में एंट्री होती है एक दूसरे हीरो की, जो की ना ही उस जगह में होकर उस बॉम्ब को लात मार कर बाहर फेंक देता है, बल्कि वो मैंकी को भी नीचे गिरने से बचा लेता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। लेकिन तभी अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ये शिन के गले का लॉकेट शाइन करने लगता है और उससे एक चीज निकलकर डायरेक्ट मैंकी के दिमाग में घुस जाती है। यह उस बेचारी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये शिन को मालूम था कि जो भी हुआ है बिल्कुल सही नहीं। अगले सीन में हम ये शिन को सर पे हाथ रखा हुआ देखते हैं और उसके बगल में मैंकी होती है। वो उसे एक जगह पर ले आया था जहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन अब वो मैंकी को होश में आने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसे होश में नहीं आया तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। वो अपने पास से एक इंजेक्शन निकालकर उसके सर पर ठोक देता है, जिस पर कि उसे होश आ जाता है। लेकिन वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, उसे लगा कि शायद वो मर गई। आखिर में मर के जिंदा कैसे हो गई। याशिन उससे कहता है कि शायद डर की वजह से तुम्हारा हार्ट पंप करना बंद कर दिया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि जो ग्रीन चीज तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर की थी वो एक तरीके का एलियन था। और यहाँ वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि वो एलियन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो पैरासाइट इंसान के दिमाग को खा कर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मेरे वजह से इस मिशन में एक इंसान इन्वॉल्व हुआ। लेकिन हम इस चीज को सीक्रेट रखेंगे, है ना। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अब कुछ भी करके उस पैरासाइट को अपने दिमाग के अंदर हावी नहीं होने देना होगा। और इस चीज को हम तभी रोक पाएंगे जब तुम अपने दिमाग को एक्टिव रखो। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक्साइटिंग चीजें करनी होगी, क्योंकि अगर तुम बोरिंग रही तो तुम्हारा दिमाग शट डाउन हो जाएगा। जिस पर मिंकी कहते कि मुझसे ज्यादा बोरिंग काम तो कोई नहीं करता, इससे बढ़िया तो मैं टपक ही जाऊं। एटलीस्ट मेरे वजह से कम उस पैरासाइट का पेट तो भरा रहेगा। लेकिन यासिन उससे कहता है कि नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस चीज पर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते। यासिन उससे कहता है कि लाइक वो भी तुम्हें। वो उस जगह में हंसने लगता है, उससे कहता है कि वो ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर तुम मर गई तो मुझे हीरो की पोस्ट से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या क्या पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ वो यही से सोच रहा होता है कि तभी मिंकी के नोज से ब्लड आने लगता है, यानी कि वो पैरासाइट अपना काम करना शुरू कर दिया। जिस पर याशिन अपनी बकवास बंद करके मिंकी से कहता है कि प्लीज तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें बस एक सिंपल सा ही तो काम करना है, बस एक्साइटिंग चीजें करनी है। माना कि मेरे पास इस चीज का क्योर नहीं, लेकिन ज्यादा दिनों तक अगर तुम इस चीज को रोक पाओ तो शायद तब तक हमें कोई क्योर मिल जाए। और यहाँ वो उसे मोटिवेशन देने लगता है, जिस पर मिंकी उससे कहती है कि सबकी लाइफ तुम्हारी जैसी नहीं होती। मैं एक यूजलेस हूँ, मेरा काम सिर्फ पूरा दिन कंप्यूटर से चिपक कर तुम्हारे लिए टास्क इसलिए आसान है क्योंकि तुम एक हीरो हो। अगर मैं हीरो होती तो मैं भी ये टास्क बड़ी आसानी से कर लेती। तो क्या तुम अपने हीरो का रोल मुझे दे सकते हो। इस बात पर याशिन उस जगह में चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। इस चीज पर मिंकी उस जगह में उसका आंसर समझ चुकी थी, इसलिए अब वो वापस से उस स्टोर रूम से बाहर जाने लगती, क्योंकि उसे मालूम था कि कुछ नहीं बदलने वाला उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ हमेशा से बोरिंग थी और रहेगी। जैसे वो दरवाजा खोलने वाली होती है, याशिन पीछे से आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि ठीक है। उसे तो ये आंसर खुद भी नहीं मालूम था कि आखिर वो उसे हीरो कैसे मनाएगा, लेकिन उसने उससे वादा कर चुका था। तभी बाहर से उन्हें चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है।
जिस पर कि वो दोनों के दोनों स्टोर रूम से बाहर जाते हैं। तो वहाँ पर उस विलन ने उन सारे के सारे लोगों को होस्टेज बना के रखा था अपनी लेजर गन के पॉइंट पर। यहाँ वो विलन उन्हें देख लेता है और वो याशिन से कहता है कि तो तुम यहाँ छुपे थे। इसके बाद वो लगातार गन से उनकी तरफ शूट करने लगता है। तो याशिन पहले मिंकी को सही सलामत एक जगह पर छुपने के लिए कहता है और उसके बाद उस विलन के पास आकर उसके साथ लड़ने लगता है। यहाँ पहले तो वो उस विलन के दांत तोड़कर उसके हाथ से उस गन को फेंक देता है और फिर 1 वर्सेस 1 फाइट करने लगता है। यहाँ वाकई में याशिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो विलन उस जगह में चीटिंग करके मिंकी को टारगेट बना लेता है और उसकी तरफ शूट कर लेता है, जिस चीज पर याशिन उसे बचाने के चक्कर में वो लेजर उसे लग जाता है। लेकिन वो मिंकी को उस जगह से भागने के लिए कहता है। इस चीज पर मिंकी काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो उस जगह से भागने की जगह उस विलन के सामने आकर खड़ी हो जाती है, ये कहते हुए कि आज से वो हीरो है और हीरो कभी डर के भागता नहीं। उसकी बातों पर याशिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो विलन याशिन की तरफ देखने लगता है। एनीवेज, मिंकी उस जगह में उस विलन से पूछती है कि आखिर वो इस जगह में क्यों आया है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए या फिर किसी से बदला। लेकिन वो विलन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कंपनी के वो सारे के सारे एआई कंप्यूटर एम्प्लॉयज चाहिए। मिंकी काफी ज्यादा हैरान होती है उसकी डिमांड सुनकर और उसे लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सच बोल रहा था। यहाँ वो सारे के सारे कोवर्कर्स उसकी बात मानने के लिए तैयार थी और उन एआई रोबोट्स को सौंपने के लिए भी, इवन के मिंकी भी। अब इसके बाद वो उनसे कहती है कि ठीक है, तुम इन एआई रोबोट को ले जा सकते हो। लेकिन वो विलन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो रोबोट्स भी उन इंसानों की तरह ही दिखते हैं, तो आखिर वो कैसे पहचानेगा। यहाँ मिंकी इससे पहले कि कुछ बोल पाती, उसके सारे के सारे कोवर्कर्स उसकी तरफ पॉइंट करने लगते हैं क्योंकि उन सबको लगता है कि वो रोबोट है, क्योंकि हमने मिंकी को कभी भी बात करते हुए नहीं सुना। ना वो कभी ग्रुप में आती है, ना वो हमारे साथ लंच करती है, बस पूरे दिन भर कंप्यूटर के सामने चिपकी रहती है। इस चीज पर मिंकी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो इन्हीं बेवकूफ को बचा रही थी और ये बेवकूफ उसे फंसा रहे हैं। वो वहाँ पर उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक है, लेकिन अपने पीछे बैठी उस लेडी के ऊपर नहीं, जो कि तब से सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे है। लेकिन वो लेडी रोबोट भी काफी ज्यादा शातिर थे, वो भी उस जगह में मिंकी को ब्लेम करने लगती है। तो मिंकी उस जगह में अपने आप को इनोसेंट कहने लगती है बार बार, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। वो विलन उनकी बकवास सुनकर उन सबको चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि ये तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ाने के बाद खुद ही पता कर लूंगा। लेकिन याशिन मिंकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो रोबोट नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो पैरासाइट गया था और वो पैरासाइट सिर्फ उसी बंदे की बॉडी में जाता है जो कि इंसान होता है। और दूसरी चीज कि उसकी बॉडी से ब्लड भी निकला था। लेकिन ये प्रूफ वो उस विलन के सामने नहीं कह सकता, लेकिन वो उसे अपने मुंह से कहने लगता है कि वो नहीं है। कि तभी उस जगह में मिंकी का बॉस आ जाता है और वो नहीं साइलेंट होने के लिए कहता है। वो उस जगह में रिवील करता है कि मिंकी रोबोट नहीं है, रोबोट तो मैं हूँ। जिस चीज पर उस कंपनी की सारी कोवर्कर्स काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनका बॉस मिंकी को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि आखिर उसके जैसा फाइन शीट कैसे रोबोट हो सकता है। और जैसा कि उन सभी का क्रश उनका बॉस था, तो वो उसे बचाने के लिए उस जगह में सबके सब उस विलन को घेर लेती है और अपनी फाइन शीट बॉस को बचाने के लिए वो सबके सब उस विलन के ऊपर अटैक कर देती है। इस चीज पर वो सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर वो बॉस उस जगह में उनसे कहता है कि वो वाकई में रोबोट है। यहाँ पर जो भी हुआ, लेकिन याशिन ने उस विलन को पकड़ लिया था। अब वो उसका कॉलर पकड़ के उसे हेडक्वार्टर में जाकर सबमिट कराएगा। लेकिन तभी अचानक से वो बॉस उस विलन का कॉलर पकड़कर उसे विंडो से गिराने लगता है। इस चीज पर याशिन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो विलन गिरते गिरते अपने साथ साथ मिंकी को भी खींच लेता है, जिस पर कि वो भी गिरने लगती है। यहाँ उसे बचाने के लिए याशिन भी कूद जाता है। उसे मालूम था कि उसे उड़ना नहीं आता, लेकिन वो अपनी हाथों की पावर से शायद उसे रोक पाए। वो उस जगह में गिगा जेट वाला फिश बनाकर हीरो की तरह काफी तेज स्पीड से जमीन में सबसे पहले लैंड करता है और फिर वो मिंकी को कैच करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो गलत जगह में खड़ा था, वो तो दूसरी जगह पर गिर जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मिंकी बच गई थी, क्योंकि वो उस विलन के ऊपर गिरी थी, लेकिन उस विलन की तो चटनी बन गई थी। और यहाँ ये चीज भी साबित हो चुकी थी कि उसका बॉस वाकई में रोबोट था। और इस चीज पर उन नेपियो कोवर्कर्स का दिल टूट जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंकी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। भले ही वो बच गई थी, लेकिन उसकी इंटरनल ऑर्गन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, इसलिए उसे याशिन हॉस्पिटल ले जाता है। हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट को 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका था और अब तो
मिंकी वापस से रिकवर भी हो चुकी थी, क्योंकि इतने दिनों से याशिन उसकी केयर जो कर रहा था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था मिंकी की डिमांड्स को पूरा करते करते। असल में मिंकी को लग रहा था कि याशिन एक अमीर लड़का है, इसलिए अब वो उसका फायदा उठाकर उससे महंगी महंगी चीजें मंगाने लगती है, इवन कि उससे महंगा वाला नेटफ्लिक्स का रिचार्ज भी करवा देती है। इस वीक तो उसने बहुत ही ज्यादा मजे करे, लेकिन याशिन थक चुका था और अब वो उससे कहने लगता है कि तुम घर वापस कब जाओगी, अब तो तुम ठीक भी हो चुकी हो, तुम्हारी जॉब भी तो थी। लेकिन मिंकी अपनी उस बोरिंग जॉब में नहीं जाना चाहती वापस। उसे लग रहा होता है कि अगर याशिन इतना अमीर है तो वो मुझे भी पाल सकता है, और भूलो मत इस मुसीबत में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से पड़ी हूँ। इस पर याशिन तैयार हो जाता है और अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद मिंकी उस जगह में फाइनली अब अपनी न्यू लाइफ के बारे में सोचने लगती है। वो कहती है कि अब वो अपनी बोरिंग जॉब नहीं करेगी। अगर वाकई में इस यूनिवर्स ने मुझे एक नया मौका दिया है तो उसे लग रहा था कि याशिन एक सुपर हीरो है, तो ऑफ कोर्स उसके पास अंधा पैसा होगा। इसके बाद वो अपनी कंपनी की तरफ निकलने पड़ती है अपने बॉस को ऑर्डर देने के लिए कि वो कल से ऑफिस नहीं आएगी। वो काफी ज्यादा खुश थी और एटीट्यूड में भी। जैसे वो अपनी कंपनी के एलिवेटर से ऊपर जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि उन्हीं की कंपनी की विंडो साफ कर रहा था, और वो काफी हद तक याशिन की तरह दिख रहा था। और वो सिर्फ दिख ही नहीं रहा था बल्कि याशिन ही था। पिंकी काफी ज्यादा हैरान होती है और अगले ही फ्लोर में आकर रुक जाती है। उस फ्लोर में याशिन भी अंदर आ जाता है और यहाँ वो एक दूसरे के ऊपर उंगली करते हुए पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। याशिन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी। पिंकी कहती है कि मेरा ऑफिस, और दूसरी बात तुम मेरे ऑफिस पे ये क्या काम कर रहे हो। याशिन उससे कहता है कि हीरो बनकर घर नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है, और वैसे भी हीरोज इतने पैसे थोड़ी कमाते हैं। उसकी बातों पर मिंकी काफी ज्यादा हैरान होती है ये बात सुनकर कि वो तो उससे भी ज्यादा गरीब है। तो फिर वो उससे पूछती है कि आखिर इतने हफ्ते तक उसके हॉस्पिटल्स की बिल्स किसने पे किए, और वो जो मैंने फालतू का इतना सारा महंगा महंगा चीज खरीदा था वो किसके पैसों का था। याशिन उससे बताता है कि वो मुझे तुम्हारे पर्स के अंदर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड दिखा था। इस चीज पर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उस जगह में ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि अब उसके क्रेडिट कार्ड में 0 रुपीस भी नहीं थे। ये तो उसकी इतने सालों की सेविंग थी उस ऑफिस में घिस घिस कर काम करने के बाद। और अब वो डिप्रेशन में जाने लगती क्योंकि उसने तो ये सब पैसे बचा कर रखे थे बहुत सारी चीजों के लिए। अब इस वक्त तो मिंकी को ऐसा लग रहा था कि वो पैरासाइट उसे खा जाए वही बढ़िया होगा। वेल वहाँ पर उसकी कंपनी का एचआर भी आ जाता है उससे कहते हुए कि तुम उससे मिलना चाहती थी, तुमने शायद रिजाइन करने का नोटिस भेजा था, तो तुम वाकई में रिजाइन कर रही हो। इस चीज पर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। अब उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, लेकिन वो रिजाइन करने के लिए उस जगह में तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले याशिन उसे रोक लेता है ये कहते हुए कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्योंकि अब ये आखिरी सहारा है, इसके बगैर तुम रोड पर आ जाओगी। वेल अगले सीन में हम उसे ऑफिस के बाहर देखते हैं जहाँ फाइनली याशिन ने मिंकी को मना लिया था जैसे कैसे करके जॉब ना छोड़ने के लिए। लेकिन बेचारी मिंकी का तो दिल टूट गया था। वो तो कहाँ सपने देखने लगी थी कि अब फाइनली उसे अपनी बोरिंग जॉब से छुटकारा मिलेगा। यहाँ उसकी हालत को देखकर यासिन उसे मोटिवेट करने लगता है और उसका दिमाग फ्रेश आउट करने के लिए उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो उसे सुपर हीरोज की पावर्स दिखाता है। इवन की ये भी दिखाता है कि आखिर वो पूरे दिन भर क्या क्या काम करता है। तो इस चीज पर मिंकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है याशिन के साथ हवा में उड़ने के लिए। लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि याशिन को उड़ना नहीं आता और वो तो बस एक छत से दूसरी छत में कूद रहा होता है, जिससे कि उसकी कमर टूट जाती है। वेल अब आज पूरा दिन याशिन के साथ गुजारकर और उसके काम को देखकर उसे एक चीज तो पता चल गई थी कि याशिन मेरी लाइफ तो 100 गुना बेकार। एटलीस्ट मुझे लैटरिन साफ तो नहीं करना पड़ता। यहाँ दिन खत्म ही नहीं हुआ था, लेकिन मिंकी याशिन से ज्यादा थक चुकी थी। वो उससे कहती कि आखिर तुम इतनी सारी जॉब आखिर कर कैसे लेते हो, तुम तो सुपर हीरो हो ना, तो अपनी पावर का यूज क्यों नहीं करते। जिस पर याशिन कहता है कि वो भी करूंगा ना अगले वाली जॉब में, जिस पर मिंकी उसकी बातों पर तैयार हो जाती है। लेकिन उसकी अगली जॉब भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क था, जहाँ वो अपनी पावर से घर बना रहा होता है। दिन खत्म होते ही वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। लेकिन आज याशिन के साथ पूरा दिन बिताने के बाद एक चीज तो साबित हो चुकी थी कि याशिन उससे भी ज्यादा गरीब है। जिस पर याशिन उससे कहता है कि फाइनली तुम्हें एटलीस्ट रियलाइज तो हुआ जो मैं तुझे तब से
एक्सप्लेन करना चाहता था। लेकिन हम दोनों पैसे बचा सकते हैं अगर मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊँ तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही घर का रेंट पे करना होगा। मिंकी के रिप्लाई देने से पहले वो अपने सामान के साथ उस जगह में पहुंच भी जाता है और डिसाइड कर लेता है कि आज वो काउच में ही सो जाएगा। लेकिन मिंकी उससे कहती है कि रुको, तुमने अभी भी मेरे पूरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आखिर हीरो की जिंदगी ऐसी कैसे हो सकती है? मुझे तो लगा था कि हीरोज बहुत ही ज्यादा पैसे कमाते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो इतने महंगे महंगे कपड़े कैसे पहनते हैं? जिस पर याशीन उससे कहता है कि तुम ओवर ड्रामा कर रहे हो, वो कपड़े तो उन्होंने सरोजनी से खरीदे हुए। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो हीरोज में भी लेवल्स होते हैं। जो ऊपर लेवल के हीरोज होते हैं उन्हें ज्यादा पे होता है। और किसने कहा था कि मैं ऊपर लेवल का हीरो? मैंने बस कहा था बस मैं एक हीरो। तो फाइनली अब यहाँ पर मिंकी को रियलाइज होने लगता है। वो उससे गुड नाइट कहकर अपने रूम में चले जाती है और सो जाती है। आधी रात में हम देखते हैं कि याशीन उसके रूम में आ जाता है अपने साथ कंप्यूटर और कुछ डिवाइस लेकर। वो उस जगह में उसकी बॉडी को चेक करने लगता है, उसके शरीर में कोई भी डिफरेंट सिम्टम्स देखने के लिए, क्योंकि उसे उस पैरासाइट के ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। इस वक्त तो उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, यानी कि अभी तक वो पैरासाइट कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे उसके ड्रीम्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए जब भी मिंकी को कोई बोरिंग सपना आता तो याशीन उसे जोर का झटका देता और ऐसे ही बेचारा पूरी रात भर करता। अगली सुबह मिंकी की आँख खुलती है और वो स्ट्रेंजली अपने आप को काफी ज्यादा थका हुआ पाती है, इवन की पूरी रात सोने के बावजूद भी। लेकिन याशीन की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी। मिंकी उस जगह में तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलने पड़ती है तो याशीन उससे कहता है कि तुम वाकई में ऑफिस जा रही हो? मिंकी उससे कहते हैं कि हाँ, मुझे लगा कि मेरी जॉब एटलीस्ट तुम्हारी उन खटारा जॉब से तो सही है। यहाँ उसके जाते ही हम याशीन को देखते हैं जो कि घर की बालकनी से कूदकर एक जरूरी काम के लिए निकल जाता है। वो डायरेक्ट भागते भागते अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाता है उस पैरासाइट को लेकर और डेटा की जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन उस पैरासाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वो नहीं खोल पाता और अब उसके पास उसका आखिरी रास्ता था उसके बॉस, वही उसे कुछ बता सकते हैं। यहाँ तो उसी तरफ हम मिंकी को उसके ऑफिस में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बोर हो रही होती है। लेकिन तभी भी वो अपने माइंड एंटरटेन करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हर टाइम फेल हो जा रही थी। यहाँ तो उसी तरफ हम याशीन को देखते हैं जो कि अपने बॉस के सामने खड़ा हुआ था। उसका बॉस उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है, तो वो अपने बॉस से पूछता है कि अगर कोई हीरो अपनी मिशन के बीच किसी सिविलियन को इन्वॉल्व करे तो मेरा मतलब है कि अगर उसकी वजह से किसी सिविलियन की जान चले जाए तो, जिस पर उसका बॉस ड्रैगन की तरह उस जगह में भड़कने लगता है और याशीन के ऊपर चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम कैसे हीरो? आखिर कोई हीरो किसी इंसान की जान खतरे में कैसे डाल सकता है? याशीन उस जगह में अपने बॉस से सॉरी कहता है, ये कहते हुए कि वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन वो अपने बॉस को उस जगह में पूरा सच नहीं बताता। अगले सीन में हम उसे अकेला बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अब वो क्या कर सकता है। वो मिंकी के सीक्रेट के बारे में नहीं बता सकता, अगर ऐसा हुआ तो मुझे ही पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इस वक्त उससे भी जरूरी काम है पैसे कमाना और यहाँ पर अब वो हीरोज के हार्ड मिशन को चूज करने लगता है जिससे कि उसे अच्छा खासा पे मिल सकता है। लेकिन वो मिशन इतना हार्ड है कि उसे करने से पहले कोई मिड लेवल का हीरो 2 बार सोचे, जबकि उसका लेवल तो लो है। तभी उस जगह में यासीन का नल्ला दोस्त भी उस जगह में आ जाता है और उससे कहता है कि भाई कैसा है। यहाँ वो उसे मिशन चूज करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यासीन ने आज से पहले इतना हार्ड मिशन कभी चूज नहीं किया। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक तो है। यासीन उससे कहता है कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा है क्योंकि अब वो अकेले नहीं रहता, उससे एक लड़की के एक्सपेंसेस भी उठाने हैं। इस बात पर ग्रे काफी ज्यादा हैरान होता है यासीन के मुंह से उस लड़की के बारे में सुनकर। वो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है? अब ये मत कहना कि तुमने मुझे बिना बताए गर्लफ्रेंड ढूंढ भी ली। जिस पर यासीन उससे कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन जो भी हो, ग्रे उस जगह में यासीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भी उसके साथ उस मिशन में चलने के लिए कहता है क्योंकि वो अकेले अपने भाई को इतने डेंजरस मिशन में कैसे जाने दे सकता है ना। लेकिन वो मिशन एंड होने में ज्यादा देर भी नहीं लगती। वो बहुत बुरी तरीके से उस मिशन को हार जाते हैं और घर काफी ज्यादा इंजर्ड होकर आते हैं और उस एलियन के ब्लड से चिपके हुए। ग्रे की मदद से फाइनली वो घर तक पहुंच चुका था। ग्रे जैसे ही दरवाजे पर हाथ लगाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि ये घर किसी नॉर्मल सिविलियन का लगता है और पक्का ये उसी लड़की का होगा। इसलिए अब वो अपनी भाभी से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि घर तो काफी ज्यादा गंदा पड़ा हुआ था और मिंकी काउच में सुअर की तरह बैठकर चिप्स खा रही होती है गेम खेलते खेलते। जिस पर वो यासीन की तरफ देखकर उससे पूछते है कि
क्या ये वही लड़की है? यहाँ मिंकी उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो उनसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर गंदा हो गया। वो यासीन को भी जमीन में बैठने के लिए कहती है क्योंकि अगर वो ऊपर आया तो वो उसका काउच गंदा कर देगा। उसकी बात पर ग्रे काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि आखिर तुम कितनी बुरी हो, एक तो तुम्हारी वजह से वो बंदा इतने हार्ड मिशन लेकर अपनी जान को खतरे में डाल रहा है और तुम हो कि छी रहने दो। बेचारे ग्रे को तो मालूम ही नहीं था कि आखिर उन दोनों के बीच किस तरीके का रिलेशन है, क्योंकि यासीन तो ये सब कुछ सिर्फ उस पैरासाइट को लेकर कर रहा है। लेकिन बेचारे ग्रे को ये एक तरीके का अब्यूसिव रिलेशनशिप लगने लगता है और वो यासीन से कहता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है और वो उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। लेकिन तभी मिंकी खड़ी हो जाती है, जिस पर ग्रे को लगता है कि फाइनली एटलीस्ट अब तो वो यासीन की मदद करे, लेकिन वो उसके ऊपर से चढ़कर बाथरूम चले जाती है, जिस पर ग्रे उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ही गंदी हो। यासीन यहाँ ग्रे से घर जाने के लिए कहता है, वो अगली बार उसे सब कुछ बताएगा, लेकिन प्लीज अभी चले जाओ। उसके जाने के बाद यासीन कावा दरवाजे के सामने बैठ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद अनएक्सपेक्टेडली मिंकी उस जगह में अपने हाथ पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाती है और उसकी चोटों को ठीक करने लगती है। लेकिन यासीन की इंजरीज को देखकर लग रहा था कि ये नॉर्मल फर्स्ट एड से ठीक नहीं होगी, तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। यासीन उससे कहता है कि वो हीरो है और उसके पास हीलिंग की एबिलिटी है, मैं ठीक हो जाऊंगा अगर मैं एक लंबी सी नींद ले लूँ तो। और ये कहकर वो उस जगह में लटक जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद मिंकी उसे अच्छे से साफ करके उसके ऊपर सारे बैंडेजेस चिपकाने लगती है और उसके केयर करने लगती है। वो उस जगह में सोच रही होती है कि वैसे तो उसे उस पैरासाइट के बारे में नहीं मालूम और ना ही कभी उसने इस लाइफ के बारे में सोचा था, लेकिन जब से यासीन उसकी लाइफ में आए तब से उसकी लाइफ काफी हद तक बदल चुकी है। हम देखते हैं कि टाइम बीतता जाता है, लेकिन उस पैरासाइट के वजह से मिंकी की जो बॉडी होती है वो वीक होने लगी थी और उसे हर बार नोज ब्लीडिंग होती थी, जिसे रोकने के लिए वो बाथरूम में जाकर अपने आप को लॉक करती थी और ऐसा उसे हर टाइम करना पड़ता है जब जब वो पैरासाइट उसकी बॉडी में अटैक करता है। यहाँ उसकी ऐसी हालत को देखकर यासीन उस जगह में उससे माफी मांगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। मिंकी उससे कहती है कि रहने दो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं। मैं अपनी जॉब कर रही हूँ तो तुम्हें डेंजरस मिशंस लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो पैरासाइट तुमने मेरे अंदर जानबूझ के नहीं डाला था और अब जो हो गया है सो हो गया है। अब हमें साथ मिलकर उस पैरासाइट को कुछ भी करके रोकना होगा जब तक कि हमें इसका पूरा इलाज ना मिल जाए। यासीन उससे कहता है कि ठीक है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके दिमाग में एक परफेक्ट आइडिया आता है। इसके बाद वो डायरेक्ट मिंकी का हाथ पकड़कर उसे उसके अपार्टमेंट से दूर ले जाता है, ये कहते हुए कि चलो एडवेंचर पे चलते हैं, इससे तुम एंटरटेन रहोगी। असल में वो उसे अपने साथ रियल बैटल ग्राउंड में ले आया था, जहाँ पर हीरोज मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं और ये चीज मिंकी को भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग और डर भी लग रहा होता है। लेकिन ऐसी लाइफ के बारे में उसने हमेशा से सपना देखा था। एटलीस्ट ये उसकी बोरिंग लाइफ से तो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग है। लेकिन ये इंटरटेनमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलता जब उसे मालूम पड़ता है कि वो भी हीरो स्क्वाड की मेंबर है और उसे भी उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना है। लेकिन मॉन्स्टर देखकर ही उसकी फट चुकी थी और वो जगह में भागने लगती है। वो यासीन से कहती है कि मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे उनके साथ लड़ना है, लेकिन यासीन उससे कहता है कि अब तो अगर जैसे बैटल ग्राउंड में है तो तुम्हें उनसे लड़ना ही होगा और अगर तुम नहीं लड़ी तो हम बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। इस बात को सुनकर यासीन काफी ज्यादा हैरान होती है और उस जगह से भाग रही होती है। वो हमें बताती है कि ऐसी लाइफ के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। आखिर तुम एक बंदी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि 8 से लेकर 9 आवर्स ऑफिस की टैक्स में बैठकर कंप्यूटर्स में फाइल बनाते हो। यहाँ हम देखते हैं कि भागते भागते वो जमीन में गिर जाती है, लेकिन वो जल्दी से ही छुप जाती है पेड़ के पीछे। यासीन उसके पास आकर उससे कहता है कि फाइट करो उसके साथ, शूट करो उसके ऊपर। मिंकी डरी हुई थी, लेकिन उसके इतने एक्साइटिंग फेस को देखकर उसे मालूम था कि उसने इस काम के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी होगी और वो उसके लिए ही उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो जिस पर यासीन उस जगह में उस मॉन्स्टर को आवाज लगाकर चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर डायरेक्ट उनकी तरफ भागने लगता है। मिंकी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन उसके पास गन थी तो इसलिए अब वो धनाधन उस मॉन्स्टर की तरफ शूट करने लगती है और वाकई में गन चलाकर तो उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो मॉन्स्टर उसके हाथ से गन छीनकर उसके ऊपर, जिसमें कि वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाती है, यहाँ वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर आसमान में उछाल देता है, जिस पर मिंकी को रियलाइज होता है कि वाकई में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तो सिंपल सी मॉन्स्टर से भी नहीं लड़ पा रही, वो सच में लूजर है। लेकिन यासीन उसे नीचे से कहता है कि भूलो मत, अभी भी तुम्हारे पास वो बॉम्ब बचा है, जिस पर मिंकी को याद आता है और वो अपनी पॉकेट से उस बॉम्ब को बाहर निकालकर उसकी तरफ फेंक देती है। यहाँ पर यासीन भी मिंकी को गिरने से बचा लेता है।
इसलिए नहीं कि वो उसकी केयर करता है, बल्कि इसलिए कि हॉस्पिटल में बिल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। जैसे ही वो जमीन में उतरते सही सलामत, दूसरी तरफ वो बॉम्ब की वजह से वो मॉन्स्टर फट जाता है और उस जगह में ढेर हो जाता है। यहाँ याशीन मिंकी की तारीफ करता है कि फाइनली तुमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, तुम वाकई में पावरफुल हो, जिस पर मिंकी काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके अंदर से ग्रेप बाहर आता है। उसकी तो हालत खराब हो चुकी थी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसने अपने दोस्त के लिए किया है, उसकी बंदी के लिए। असल में याशीन ने उसे मॉन्स्टर बनने के लिए कहा था, क्योंकि वो रियल मॉन्स्टर से मिंकी को नहीं लड़ा सकता, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है। और ये सब कुछ सिर्फ उसने उसका दिल रखने के लिए करा है। यहाँ दूसरी तरफ उन हीरोज को देखते हैं जो कि रियल मॉन्स्टर से लड़कर फाइनली उसको जीत जाते हैं और यहाँ लोग उन्हें प्रेस करते हैं। यहाँ अगले दिन जब मिंकी काउच में बैठकर गेम्स खेल रही होती है, उसी वक्त याशीन उसके पास आकर उसे अपनी टैबलेट में वो फोटो दिखाता है कल के इवेंट की। तुम जानती हो हमारा नाम न्यूज़पेपर में आया है क्योंकि हमने हीरोज के ग्रुप के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर्स को हराया था। मिंकी उस फोटो को गौर से देखती है, लेकिन उसे अपनी तस्वीर नहीं दिखाई देती, जिस पर याशीन उससे कहता है कि है ना हम दोनों के दोनों, लेकिन उसके लिए जूम करना होगा, हम पीछे हैं। तो जिस पर मिंकी थोड़ी देर बाद फाइनली अपने आप को ढूंढ लेती है। वो दोनों सिर्फ उसे बेयरली उस जगह में दिख पा रहे थे, लेकिन जो भी कहो एटलीस्ट वो वहाँ पर है तो सही। इस चीज पर मिंकी काफी ज्यादा खुश होती है। थोड़ी देर बाद याशीन मिंकी से कहता है कि एक नई जॉब आई है और एक नया मिशन भी, क्या तुम इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? लेकिन मिंकी इस बार मना कर देती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है और वो एक बार एंजॉय करके काफी ज्यादा खुश है। वो अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहती, क्योंकि उसे फाइनली रियलाइज हो गया कि हीरो का काम इतना ज्यादा इजी नहीं होता। जिस पर याशीन कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो। ये कहकर वो उस जगह से चले जाता है, जबकि रियलिटी में तो ऐसा कोई भी मिशन उसके लिए नहीं आया था, क्योंकि उसे भी मालूम है कि हीरो का काम मिंकी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तभी याशीन को अपने नली दोस्त का मैसेज मिलता है, जहाँ पर वो बताता है कि मिंकी के ऑफिस में काफी सारे फ्रूट्स के बॉक्सेस हैं और जैसा कि तुम भी वहाँ पर एक क्लीनर की जॉब करते हो तो तुम भी उन्हें ले जा सकते हो। और अब अगले सीन में वो उन्हीं फ्रूट्स के बॉक्स को ऑफिस से ले जा रहा होता है घर से। मिंकी के कुछ कोवर्कर्स भी गुजरती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं मिंकी को लेकर। तुमने देखा मिंकी काफी दिनों से अच्छे से ऑफिस नहीं आ रही है और जब वो आती भी है तब उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है। हाँ, लास्ट टाइम जब वो ऑफिस आई थी तो उसके नोज से काफी ज्यादा ब्लड भी आ रहा था। यहाँ उनकी बातों को सुनकर याशीन समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी पैरासाइट के साइड इफेक्ट्स है और उसकी वजह से मिंकी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अब इसके बाद वो फाइनली मिंकी के घर पहुंच जाता है। उसके हाथ में वही फ्रूट का बॉक्स होता है जो कि वो उसके साथ शेयर करने के लिए लाया था। अंदर जाकर वो मिंकी को देखता है जो कि दीवार की तरफ देख रही होती है। जब मिंकी उसे देखती है तो वो उसे भी अंदर आने के लिए कहती है। असल में उसने दीवार में उसकी और अपनी तस्वीर लगाई हुई थी उस दिन मॉन्स्टर हंट वाली, एज अ मेमोरी, जो कि पल उसने उसके साथ गुजारे थे और उसे वो दिन बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल लगता है क्योंकि उसने इतना फन कभी नहीं किया। जिस पर याशीन काफी हैरान होता है और खुश भी। अब अगले दिन वो अच्छे से तैयार होकर मेकअप वेकअप करके अपने ऑफिस के लिए निकलने लगती है। आज वो काफी अच्छे मूड में थी और उसकी बैटरी भी बिल्कुल 100% थी। वो ऑफिस जाते वक्त रास्ते में रुक जाती है और कन्वीनियंट स्टोर से अपने लिए ब्रेकफास्ट खरीदती है टेस्टी वाला। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है एक कार वाला उसके सारे बालों को खराब कर देता है, जिसपे कि उसकी बैटरी 80% हो जाती है। और इससे भी बुरा तो मेट्रो की भीड़ में ऑफिस जाते वक्त, जब तक वो ऑफिस जाती है बेचारी की बैटरी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। वो हमें बताती कि जो ब्रेकफास्ट ने लिया था वो भी रास्ते में कहीं गिर गया। यहाँ याशीन उसे चिल आउट करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था, इसलिए वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। यहाँ ऑफिस में जाने के बाद उसे उसके सिस्टम में 1000 अनकम्प्लीटेड टास्क दिखाई देते हैं जो कि सिर्फ उसे आज के आज ही करना होगा। और ये उसका खड़ूस बॉस उससे कह रहा होता है। इतना ही नहीं, उसका एचआर उससे कहता है कि अगली मीटिंग में तुम तैयार तो हो ना। इतना ही नहीं, उसकी ऑफिस की एक लड़की जिसे कि वो आज तक जानती भी नहीं है, वो उसे अपनी शादी के इनविटेशन के लिए चाहते कि वो उसे पैसे दे। इतना ही नहीं, उनके ऑफिस में न्यू इंटर्न की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर ही थी। वो बंदा तो मिंकी को बिल्कुल पागल ही कर देता है अपनी बचकाना हरकतों से। वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी बैटरी बिल्कुल 0 हो गई थी। लेकिन वो लंबी सी सांस लेकर अपने सारे 1000 टास्क को कंप्लीट कर देती है और उन सारी फाइल को अपने टकले बॉस के सामने रख कर आ जाती है, ये कहते हुए कि ले हो गया तेरा काम, अब मैं जा रही हूँ छुट्टी में। इस बात पर उसका बॉस चिढ़ जाता है, ये कहते हुए कि ये किस तरीके
तरीके का एटीट्यूड है और मैं कैसे मान लूं कि फाइल्स में सारा काम तुमने इतनी आसानी से कर लिया और इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, अभी तो हाफ डे भी नहीं हुआ। मिंकी उस टकली को उसका मुंह बंद करने के लिए कहती है इससे पहले कि वो उसे फोड़ दे। तभी वहाँ पर एचआर भी आ जाता है जो कि मिंकी से पूछता है कि क्या मीटिंग रूम तैयार है, जिस पर मिंकी उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है कि ये काम उसका नहीं है और इसके बाद वो अपने रास्ते में आने हुए सारे लोगों को तैर थप्पड़ मार देती है जो भी उसको परेशान कर रहा होता है। यहाँ उसका एचआर मिंकी से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, लेकिन मिंकी उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है कि तभी वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड्स आकर उन सबको उनकी जगह में रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन मिंकी उससे कहती है कि मैं पहले ही बहुत गंदे मूड में हूँ, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम भी इनकी तरह पिटो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वो गार्ड्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं उसके इस बिहेवियर पर, लेकिन वो बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं थे, इसलिए वो मिंकी को उस जगह से जाने देते हैं। उसके जाने के बाद वो गार्ड्स उस जगह में रिवील करते हैं कि क्विंग 2.0 वापस आ चुका है, यानी कि वही रोबोटिक बॉस जिसके ऊपर उन सारी कोवर्कर स्नीपियों का क्रश था। उसे देखकर वो सबके सब काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, लेकिन अब जैसा कि वो उसका एक न्यू वर्जन था तो उसे पुरानी मेमोरीज नहीं याद थी। यहाँ क्विंग 2.0 को मिंकी भी देख लेती है और उसके बारे में सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसके इस बिहेवियर को याशिन भी नोटिस कर रहा होता है। यहाँ घर में भी वो बिना खाए अपने रूम में अपने आप को बंद कर देती है। याशिन जब उससे पूछता है कि क्या तुम डिनर नहीं करना चाहती तो वो साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे भूख नहीं, वो अभी अपने ऑफिस का काम कर रही है। उसकी इस बात पर याशिन को ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगती क्योंकि मिंकी ने आज से पहले ऑफिस का काम कभी भी घर में आकर नहीं करा और ये सब कुछ करके सिर्फ वो अपना ही दिमाग खराब कर रही है। कहीं ये सब कुछ उस पैरासाइट की वजह से तो नहीं हो रहा। इसलिए रात के वक्त वो चुपके से रूम में जाकर उससे चेक करने लगता है, लेकिन सारी चीजें अभी भी नॉर्मल थी। लेकिन इस बार मिंकी को होश आ जाता है और वो उठते ही याशिन को अपने बगल में देखकर उस जगह में चिल्लाने लगती है कि आखिर वो उसके रूम में क्या कर रहा है। लेकिन याशिन उसका मुंह बंद करके उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है, जिस पर पहले मिंकी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। लेकिन जब उनके रूम के अंदर एक तरीके की गैस रिलीज होने लगती है तो उसे भी यकीन हो जाता है। याशिन उस जगह में मिंकी को एक ऑक्सीजन मास्क देता है और उसे कहता है कि नॉर्मली बिहेव करो और वो खुद छुप जाता है। यहाँ पर मिंकी वही करती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा रूम में आकर मिंकी की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ मिंकी की धड़कनें तेज हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता याशिन उस जगह में आकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन उसे मालूम था कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई, जरूर इस घर में एक से ज्यादा लोग मौजूद है, इसलिए अब वो मिंकी को उठाकर उस जगह से उन सबके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे वो रूम से बाहर आता है तो वहाँ पर काफी सारे बंदे थे जिन्हें देखकर उसे मालूम पड़ जाता है कि वो इतने सारे लोगों के साथ नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो वहाँ पर समझदारी का काम करते है मिंकी को लेकर उस जगह से भाग जाता है। यहाँ पर वो मिंकी को लेकर एक पुरानी गली में आ जाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों लंबी सांस लेते हैं क्योंकि अब वो लोग सेफ है। लेकिन मिंकी उसके पास काफी सारे सवाल थे। वो उससे पूछती कि आखिर वो लोग कौन थे। याशिन उससे कहता है कि मुझे क्या पता, जिस पर मिंकी उससे कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये तो पता होगा कि तुम आखिर मेरे रूम में कर क्या रहे थे, वो भी इतनी रात को। जिस पर याशिन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं तो बस चेक कर रहा था कि कहीं वो पैरासाइट तुम्हारी इस छोटी बुद्धि पर असर तो नहीं कर रहा और तुम हो कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। इस बात पर मिंकी फाइनली उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। लेकिन अब जैसे कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका था तो मिंकी उससे कहते हैं कि अब हमें घर चले जाना चाहिए, अब तक तो शायद वो लोग चले गए होंगे, जिस पर वो एग्री करता है। घर पहुंचने के बाद वो एजेंट्स उनके घर से जा चुके थे, लेकिन मिंकी के बेड के नीचे का एक बॉक्स लेकर, और अब उसे मालूम पड़ जाता है कि वो एजेंट्स यहाँ पर क्यों आए थे। याशिन उससे पूछते हैं कि क्यों, और यहाँ दूसरी तरफ हम उन्हीं एजेंट्स को देखते हैं जो कि मिंकी के घर से उस बॉक्स को लेकर आए होते हैं। उस बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं बल्कि उसी रोबोटिक बॉस का सर होता है। यहाँ घर में याशिन उससे पूछते है कि आखिर तुम उसे अपने साथ क्यों रखी थी, वो भी सबसे छुपा के। जिस पर मिंकी उससे कहती कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं कौन से उसे चुरा के लाई हूँ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई थी तब भी मैंने उसे पकड़ा हुआ था बेहोशी की हालत में, और वो कब मेरे साथ घर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन वो रोबोट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था, वो मेरे सारे टास्क कर सकता है बिना मुझे बोर करे, इसलिए मैंने इस बात को सबसे छुपा के रखा। जिस पर याशिन अब उसे पीटने लगता है, ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम दोनों की जान खतरे में थी। जिस पर मिंकी उससे माफी मांगती है। अब कुछ देर बाद याशिन उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दे सकता, क्या हो अगर वो एजेंट एक बार फिर से आ गए तो। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी उसी रूम में रहेगा, और अगले सीन में हम उसे बेड में देखते हैं और मिंकी को जमीन में, क्योंकि यही मिंकी की पनिशमेंट है और इसे ये बंदी एक्सेप्ट भी कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो यासिन से कहती है कि क्या तुम सो गए, क्या प्लीज तुम वापस से
मेरे लिए उस क्वांग की मुंडी ला सकते हो? अगर वो मेरे पास नहीं रहा तो मुझे वापस से अपनी पुरानी लाइफ में जाना पड़ेगा और कंप्यूटर में काम करना पड़ेगा, और मैं फिर से वो बोरिंग टास्क नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए काम आसान बनाता था। जिस पर याशीन तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए, और उसी रात वो दोनों के दोनों वो मिंकी के ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो सर्वर ऑफिस तक जैसे कैसे करके पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्वांग 2.0 चार्जिंग पे होता है। मिंकी उस जगह में अपने पास से एक चिप निकालती है और कहती है कि इस चिप की मदद से हम पता लगा पाएंगे कि आखिर उसकी मुंडी उन लोगों ने रखी कहाँ पर है। और इसके बाद वो वही चीज करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस रूम में नींद वाली गैस रिलीज होने लगती है और मिंकी उस जगह में सो जाती है। लेकिन याशीन को उस गैस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उस गैस से इम्यून था, क्योंकि वो एक हीरो है। लेकिन तभी अचानक से उसे बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई देती है बाहर से, जो कि उसी रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर वो बंदा है कौन, और यहाँ पर याशीन उस बंदे का गला पकड़ देता है, जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सीक्रेट के बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ेगा? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और यहाँ ये किस सीक्रेट की बात कर रहा है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। इसका नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो में अच्छे व्यूज आएंगे, और उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और एक कमेंट जरूर करना होगा।